नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए इतिहास से संबंधित जो आपके चैप्टर हैं उनके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो जो कि है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपके जो नया सिलेबस दिया गया है उसके आधार पे। तो चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में है वो पढ़ते हैं और जानते हैं इस पार्ट के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, साथ ही आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता, दोनों का नाम एक ही है। क्योंकि ये हड़प्पा जो संस्कृति है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी परियोजना कहा गया। पुरातात्विक सांस्कृतिक जो शब्द है उसका प्रयोग पुरावस्तु को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और उन्हें सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक या पुरातत्व की बात क्या आएगी। पुरातात्विक शब्द का मतलब ये होता है कि पहले की जो चीज़ें हैं, पहले मतलब प्राचीन काल में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, किस प्रकार की उनकी बनावटें थी, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता था, क्या उनकी विशेषताएं थी, वो ही हमारी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं वो कहलाती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, जहाँ पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसीलिए इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता बोला गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसके दो केंद्र इंपॉर्टेंट थे। एक था आपका हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ पे आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में। और इसके रिगार्डिंग आपने पहले पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा एक बड़ा स्नानागार, ठीक है। इस प्रकार का स्नानागार मतलब नहाने का क्षेत्र जिसमें सामूहिक रूप से काफ़ी लोग स्नान करते होंगे। तो यहाँ पे इसमें जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों वो दो तरफ बनी हुई थी, इस प्रकार से, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस प्रकार से बनी हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921-22 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और रखलदास बनर्जी और सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में हुई। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, किस किस के नेतृत्व में ये हुई। ये ऐसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, किस सन में हुआ, बाकी क्या है सारा सारा इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल है वो विकसित सभ्यता का है। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात इसको कहा गया है। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से 0 1 2 3 इस प्रकार से चला है, लेकिन उससे पहले का जो काल है वो क्या होता है, बेकफोर्ड में चलता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के प्रमुख स्रोत है वो देखिए, खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संस्कृति के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि हमें पता करना है कि उस संस्कृति से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार सामाजिक जीवन था। ये सभी जानने के लिए हमें सबसे पहले उनकी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो जानने होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका मृत भांड। मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बनाए गए जो पात्र थे, जिनमें कि वो इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए, लेके जो उनकी मूर्तियाँ निर्माण करते थे, खिलौनों का निर्माण करते थे, सारे इसमें आते हैं। औजार, औजार के आभूषण, आभूषण किस प्रकार के आभूषण वो पहनते थे। आपने सुना होगा प्राचीन काल में हड्डियों के आभूषण, पत्थरों के आभूषण, इस प्रकार के जो आभूषण वो पहने जाते थे। मूर्तियाँ, मोहरे, और इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, दो मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं के लिए। पहला तो आपका यहाँ पे मोहरे आएगा, फिर मर्तबांड आएंगे और आभूषण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास है। हम पढ़ेंगे दोस्तों अफ़गानिस्तान में जो इसका फैक्ट है। तो अफ़गानिस्तान में इसका स्थान है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या किया। जैसे कि एक ट्रिक है, आओ मोहन, ठीक है, कोट पहन के चनो दड़ो चले। तो कोट दीजती वगैरह जो स्थान है वो अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं। जम्मू में आप पढ़ेंगे, बलूचिस्तान उधर ही पड़ता है। पाकिस्तान का हमने बता ही दिया कि मोहनजोदाड़ो है, ठीक है।
ये सब कहाँ पे आपके पाकिस्तान में है। गुजरात में लोथल वगैरह स्थान है। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की जो केंद्र है उनमें आप पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यताएं हो गई, बालाथल सभ्यता हो गई, बेराट सभ्यताएं, ये सारी उसमें बेराट सभ्यता खैर अलग हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीज़ें वहाँ पे है। इसके प्रमुख केंद्र देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने बात की उनके केंद्र, तो नागेश्वर, बालाकोट, चनुद्रो, कोटदीजदी, धोलावीर, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए नागेश्वर, बालाकोट, ठीक है, चनुद्रो, ये पाकिस्तान से रिलेटेड आ गया आपके कोटदीजदी। धोलावीरा दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। लोथल भी इधर पड़ता है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान का है। बनावली, ठीक है, हरियाणा का है। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी भी हरियाणा से रिलेटेड ही है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। ये एक नगरीय सभ्यताएं थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम नगरीय सभ्यता बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो सड़कें थी वो एक चौराहे पे काटती थी। यहाँ के जो घरों का निर्माण था वो इस प्रकार से था, ठीक है, एक मतलब सुव्यवस्थित प्रकार की सभ्यताएं थी, जिसमें नालियों भी बनी हुई थी निकासी के लिए, पानी के निकासी के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी नगर निर्माण योजना। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक नगरीय सभ्यता है वो किसको बोला जाता है, तो वो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। मतलब अगर मैं इस प्रकार से आपको बना के बताऊं डायग्राम, ये मान लीजिए कि ये आपका दो क्षेत्र है, एक यहाँ पे क्षेत्र है, एक यहाँ पे क्षेत्र है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, जो आपकी सिंधु नदी है उसके दाईं ओर बसे हुए थे, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों एक तो दुर्ग किला, अब ये मान लीजिए कि आपका दुर्ग किला है। अब दुर्ग किला में कौन रहेगा? दुर्ग का नाम ही है जिसमें कि इम्पोर्टेंट लोग होंगे, जो व्यापार करने वाले लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पे दुर्ग किले में दोस्तों एक इस प्रकार के मतलब काफ़ी सारे कमरे भी बने हुए मिले थे, जिसमें कि अनाज रखने के स्थान भी थे, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे दूसरा था निचला शहर। निचला शहर दोस्तों जिसमें कि सामान्य प्रकार के लोग रहते हैं, है ना, इस प्रकार से। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है। यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा कि जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों के लिए होता है, लेकिन जो दुर्ग किला था, दुर्ग जो दीवार थी, दुर्ग का जो स्थान था, वो संरचनाओं को विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए। अभी हमने बात की जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग थे, व्यावसायिक लोग थे, सैनिक वगैरह थे, ठीक है, जो राज्य की सुरक्षा में, राज्य के व्यावसायिक कार्यों में भाग लेते थे, वो ऊपर रहते थे, बाकी सामान्य लोग नीचे रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जैसा कि दोस्तों अभी अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया, इस प्रकार से दोस्तों ये क्या करती थी, एक दूसरे को काटती थी। मैं एक बार आपको पूरा विस्तार से डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे साथियों आप, ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे नगर नियोजन परियोजनाएं थी जो सभ्यता के अंदर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े निर्माण हो रखे हैं, और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आगे आपके सड़कों पे काटती है। तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित चित्र आपको नहीं दिख रहा, लेकिन इस प्रकार की बनावट वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये हम बोल सकते हैं सिंधु जो नदी है वो यहाँ पर बहती है, और इसके दाईं साइड में ये सभ्यताएँ बसी हुई थी। आगे देखेंगे हम, जल निकासी के लिए जो है वो प्रणाली अद्भुत प्रकार की थी। मतलब यहाँ पे नालियों का निर्माण हुआ था, घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास की नालियाँ हैं वो जुड़ के एक बड़ी सीवर लाइन में जाके जुड़ जाती है, और वो पानी अन्यत्र चला जाता है। नलियाँ हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, उसमें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे पदार्थ खाद्यों का इस्तेमाल अनुमान है। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अगर हमें प्राप्त हुई है वहाँ पे फसलें, वो गेहूं और जौ की प्राप्त हुई है। इसके अलावा सफ़ेद चना और तिल जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी यहाँ पे प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट है वो खोल के बता रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपालन की बात करें तो वहाँ पे भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। मतलब वहाँ पे इन जानवरों को है वो पाला जाता था, साथ ही वो यहाँ पे देखने को मिलते थे। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। मतलब दोस्तों ये जो लिपि लिखी गई थी इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सभ्यता है, कौन सी लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो लिपियाँ हैं। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब देखिए दोस्तों, आपकी दाईं से बाईं ओर मतलब ऐसे लिखी जाती है, इस प्रकार से लिखी जाती है ना।
उल्टा, दायां हाथ अपना इधर है, बायां हाथ अपना इधर है। अभी जो वर्तमान में अपन लिखते हैं वो लिखते हैं बाएं से ओर, अपन यहाँ से लिखते हैं ना, जैसे राम, ठीक है, इस प्रकार से। तो इधर से इधर लिख रहे हैं तो ये बाईं साइड से सॉरी आती है इस बार। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400 के बीच होती है। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर व्यवसाय की बात की जाए तो यहाँ पे बाट का प्रयोग किया जाता था। आभूषण व मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों मनके हैं वो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो धोलावीरा सभ्यता है एक तो, ठीक है, और एक और सभ्यता है, कुछ इस प्रकार की सभ्यताएं थी जहाँ पे मनके वगैरह है वो यहाँ पे व्यापार अधिक मात्रा में होता था, जो चट नमक पत्थर से बनाए जाते थे। मतलब एक पत्थर होता था, उसके निर्माण से इन बाटों का प्रयोग किया जाता था। चनुद्ड़ाव शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्य में मनके बनाना, संग की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा चाट बाट बनाना सम्मिलित थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे चनुद्ड़ों में बनाई जाती थी। मनके, कार्निलस, जेस्पर, स्पीड्स, क्वार्टज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा जैसी धातुओं तथा शंख, फयांस तथा पक्की ईंटों के बने होते थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है वो आता है एक तो सेलखड़ी। मतलब यहाँ पे जो सेलखड़ी से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, है ना, और तांबा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। पत्थर तो था ही है, कांसा जैसी धातुएं वगैरह, पक्की ईंट के बने होते थे, ये सब कुछ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए। आगे हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग है वह लंबू दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो की जो मोहरें थी, इनका संबंध है वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं वहाँ से मेच खाता है। मतलब वहाँ पे जो मोहरें चलती थी वो यहाँ पे भी मिली है और वहाँ पे भी मिली है, दोनों में समानताएं हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो व्यापार था वो एक स्थान से, मतलब एक उस समय की बातें करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य बोला जाता था उस समय, तो एक राज्य से दूसरे राज्यों में वहाँ पे अधिक मात्रा में होता था, जो कि एक व्यापारिक माध्यम था और ये नदियों के माध्यम से होता था। हड़प्पा सभ्यता या स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। मतलब दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यताएँ हैं उसमें अगर जब लोग मर जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो शरीर है वो दफनाया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा सभ्यताओं से आर प्रकार के, एच प्रकार के जो कब्रिस्तान है वो मिले हैं। मतलब इस प्रकार का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे जो समाधान है, मतलब इस प्रकार से कब्रें बनी हुई थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये इस प्रकार ले लिया, इस प्रकार से, है ना। और आर प्रकार में भी ऐसा ही है, पहले इस प्रकार से बनाया जाता था, फिर ऐसे 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 बनाया गया, फिर इस प्रकार से लाया गया। इस प्रकार से वो क्या है, कब्रें बनाई गई थी, उनको दफनाया जाता था। इनके साथ मृद भांड आदि के अवशेष मिले। अब दोस्तों जो लोग मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था, तो साथ साथ उनकी मान्यताएं थी, ईश्वरीय मान्यताएं थी कि अगर व्यक्ति मर गया है तो अब वो परलोक में चला गया तो वहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती थी। उनका मानना था कि अब ये वहाँ पे जाएंगे तो क्या खाएंगे, तो उनके साथ साथ मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन जिनमें खाने की वस्तुएं वो रखा करते थे। आपने पढ़ा होगा जो जम्मू वाला इलाका है जहाँ पे सभ्यताएं पाई गई है, वहाँ पे दोस्तों एक कुत्ते के शवदान भी मिले हैं। मतलब कुत्ता भी वहाँ पे साथ साथ में इंसान के दफनाया गया है ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से शवदान के अध्ययन से सामाजिक, आर्थिक और विभिन्नता का पता चलता है। आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है वह कई कारणों से हुआ, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि सभी के मन में डाउट होता है कि हड़प्पा जो सभ्यताएं थी वो पहले की जो सभ्यताएं थी वो किस प्रकार से उनका विनाश हुआ, तो वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये है कारण उनको है। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो ये कुछ प्रश्न हो गए, किस प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो देखिए किन विद्वानों ने नेतृत्व में इसकी खोज की, तो दोस्तों 1921-22 में हमने पढ़ा दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी और सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में इनकी खोज की गई। हड़प्पा पूर्व की वस्तुओं की क्या विशेषताएं, तो विशिष्ट मृतभांड शैली, कृषि और पशुपालन प्रचलित थे यहाँ पे, ये इनकी विशेषताएं थी। सर जॉन मॉर्सल कौन थे, तो दोस्तों ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया था उस दौरान। हड़प्पा लिपि की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है, तो यहाँ की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी,
दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। अभी अभी हमने पढ़ा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको देखना है। हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नामों का उल्लेख आपको करना है। तो तालाबों के द्वारा, कुओं के द्वारा और नहरों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था उस समय की जाती थी। फरियोन्स क्या है होता है, इसे बने छोटे पात्रों की कीमत क्यों माना जाता है। घिसी हुई रेत, रंग तथा चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर बनाया गया पात्र आग में पका हुआ पात्र कहलाता है। आपने पढ़ा होगा ब्लू प्रिंट, ब्लू पोट्री वगैरह, ब्लैक पोट्री वगैरह। जयपुर में आपने पढ़ा कि जयपुर में है वो ब्लू पोट्री चलती है। इस प्रकार के मतलब मैं बात करूँ तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन है वो बने हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन, तो उनमें ब्लू कलर का जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ब्लैक पोट्री जो कोटा से रिलेटेड है, तो ये दोस्तों बनाए जाते थे उस दौरान, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले और पूरी पार्ट को हमने एक विस्तार के माध्यम से समझ लिया है कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। अगर आप विस्तार से और पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के अलावा जैसे कि जो भी पॉइंट हमने इंडिकेट किए थे, कौन कौन से, ये देखिए, ये जो सारे क्षेत्र थे ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग इनकी स्टडी है। वो आगे आप जब क्लासों में जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में तो आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो आई होप दोस्तों आज हमने पहला पार्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वो अच्छे तरीके से पढ़ा है, एक एक पॉइंट को खोल खोल के पढ़ा है। तो ऐसा ही दोस्तों आगे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। आपका कोई भी कमेंट है, आपकी पहली क्लास है कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगता है, आपके रेस्पॉन्स अच्छा आते हैं तो आगे भी हम आपको क्लासे नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आप अभी से स्टडी करते हैं तो आप 100% परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आपका जो भी कमेंट होगा, धन्यवाद।